Hello everyone, welcome to the session. You are watching Brilliant Biology and I am your educator Monica Yadav. आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रोसेसेस के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं. ये एक सीरीज वीडियो है, आप इसको देखते रहिएगा. इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सारे चैप्टर्स मिलते रहेंगे. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं डीएनए एंड आरएनए की. आपको पता है डीएनए एंड आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं. डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, इसका नाम है डीऑक्सिक राइबो न्यूक्लिक एसिड. वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये डीएनए एंड आरएनए किससे मिलके बने होते हैं? तो ये दोनों पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. तो हम लिख सकते हैं दीज आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड? अब बात ये आती है कि ठीक है ये पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड के, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड में आपकी 3 चीजें आती हैं, जिसमें कि पहला आपका है शुगर ग्रुप, दूसरा आता है आपका फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा आता है आपका नाइट्रोजनस बेसेस. ठीक है, तो ये जो शुगर होती है यही डिसाइड करती है कि जो भी आपका मॉलिक्यूल है वो डीएनए का है या आरएनए का है. क्योंकि ये जो शुगर होती है ये शुगर आपकी 2 टाइप्स की होती है. एक होती है आपकी राइबोज शुगर और दूसरी होती है आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर. डीऑक्सी राइबोज शुगर. अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो वहां पर हम डीएनए की बात करेंगे. अगर वहां पर शुगर का ग्रुप जो है वो राइबोज का है तो हम आरएनए की बात करेंगे. तो ये डिसाइड कैसे होता है कि शुगर राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है? ये दोनों की ही दोनों. पहली बात तो पेंटोज शुगर है. पेंटोज शुगर का मतलब क्या है? ये 5 कार्बन वाली शुगर होती हैं. चलिए हम लोग स्ट्रक्चर से इनका डिफरेंस समझते हैं. तो अगर आप यहाँ पर डायग्राम बनाओगे राइबोज शुगर का, तो मैंने ये 5 कार्बन वाली शुगर का मॉलिक्यूल बना लिया है, जिसमें ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 कार्बन है, ये 4th कार्बन है और ऊपर यहाँ पर 5th कार्बन है. यहाँ पर 5th कार्बन है. ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 वाला पोजीशन है, 2 और 3 के पोजीशन में यहाँ पर भी अगर OH है और 3 के पोजीशन में यहाँ पर भी OH है, तो ये दोनों ही OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. तो ऐसी शुगर हमारी कहलाएगी राइबोज शुगर. ठीक है, ये मैंने साइक्लिक फॉर्म ऑफ शुगर का बनाया है. वहीं मैंने एक ऐसी शुगर बनाई है जिसमें ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4th है और ऊपर की तरफ 5th कार्बन की शुगर है. अगर इस सेकेंड पोजीशन पे H लगा है, ठीक है, और 3rd पोजीशन पे OH लगा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो. यहाँ पर इनिशियली आप देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर OH था इधर, लेकिन यहाँ पर मैंने OH की जगह सिर्फ H लगाया. इसका मतलब क्या हुआ है, इसमें जो ऑक्सीजन था उसका एलिमिनेशन हो गया है. तो मतलब डीऑक्सीजिनेट ये एक कंपाउंड हो गया है, तो इसको हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोज. ये डीऑक्सीराइबोज है आपकी, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ राइबोज है, क्योंकि आप ऑक्सीजन का डिफरेंस देख रहे हो जो कि सेकेंड कार्बन एटम पे होता है शुगर की. तो आप लोग ये याद रखना कि जो शुगर डिसाइड होती है वो इसी चीज से डिसाइड होती है. अगर सेकेंड जो कार्बन एटम है वहां पर H ग्रुप है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है. अगर सेकेंड ग्रुप है वहां ऑक्सीजन OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका प्रेजेंट है, तो वो राइबोज शुगर होती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट्रोजनस बेसिस, ये क्या होते हैं? तो ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. नाइट्रोजनस बेसिस को हम मेजरली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं आपके प्यूरिन्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके पिरिमिडीन्स. अब इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स. प्यूरिन्स का नाम छोटा है तो इसके अंदर आपके आएंगे एडेनिन एंड ग्वानिन. ठीक है, पिरिमिडीन्स का नाम बड़ा है तो इसके अंदर आएंगे साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन. ठीक है, तो यहाँ पर पिरिमिडीन में आपके 3 आ रहे हैं, इसका नाम बड़ा है तो इसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, साइटोसिन के होंगे, यूरासिल के होंगे एंड थाइमिन के होंगे. प्यूरिन्स में एडेनिन एंड ग्वानिन आएगा. स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम बात करें तो प्यूरिन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें डबल रिंग प्रेजेंट होती है.
वहीं अगर हम पिरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इन कंपैरिजन टू प्यूरीन ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो सिंपल वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो बड़े नाम के साथ जा रहे हैं पिरिमिडीन्स के साथ, और जो कॉम्प्लेक्स वाले स्ट्रक्चर हैं वो छोटे नाम के साथ जा रहे हैं प्यूरीन्स के साथ। एक और ट्रिक है याद रखने की, आप कट याद रख लेना, CUT कट। कट का मतलब होता है काटना, ठीक है, सबको पता होगा। तो ये कट वाली चीज जिसमें आ रही है वो कौन सी है, पिरिमिडीन। बाकी बचा AG किस में आ रहा है, प्यूरीन्स में आ रहा है। इनके भी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो लोग हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम प्रोसेस पे चलते हैं कि ये जो हम DNA RNA पढ़ रहे हैं ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में कैसा होता है। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो ये एक हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है। आप समझ सकते हो ये एक बैक्टीरियल सेल है जो कि प्रोकैरियोटिक होती है, और दूसरी तरफ मैंने एक यूकैरियोटिक सेल बनाई है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होता है जो इसका DNA होता है वो साइटोप्लाज्म में नेक्ड पड़ा होता है। ये कोई न्यूक्लियस के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, इसके पास नेक्ड DNA होता है, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या फिर इनसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वहीं यूकैरियोट्स के अंदर प्रॉपर एक कंपार्टमेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको DNA इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में मिलता है। फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की। आपको ये वीडियो समझ में आएगा अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्योंकि ये एक रिवीजन के फॉर्म में चल रहा है ताकि आपकी कोई भी चीजें मिस ना हो। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में क्या होता है, अगर हम इस जीनोम को बाहर निकाल के देखेंगे तो ये लगभग ऐसे सर्कुलर जीनोम होता है। इस सर्कुलर जीनोम में एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसे हम कहते हैं ओराई साइट। इसी ओराई साइट से ही आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर हम इस ओराई साइट को जूम करके देखेंगे तो इस ओराई साइट में आपको क्या मिलेगा, इस ओराई साइट में पहली बात तो डबल स्टैंडर्ड DNA है। इस ओराई साइट में आपको मिलेंगे लगभग 245 बेस पेयर्स, और ये कैसे होते हैं, ये कंजर्व्ड सीक्वेंस होते हैं, ये ओराई साइट में प्रेजेंट होते हैं, और इससे पता लगता है कि रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अगर हम और पढ़ें इस ओराई साइट के बारे में तो इसमें लगभग आपके 2 टाइप के सीक्वेंसेस मिलते हैं। एक इस तरफ मिलते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पर कुछ सीक्वेंस होते हैं, और दूसरा इस तरफ कुछ सीक्वेंस होते हैं। तो इसको अगर हम पढ़ते हैं तो ये 13 मर के जो होते हैं वो 3 सीक्वेंसेस मतलब 3 बार प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर जो 9 मर के होते हैं वो लगभग यहाँ पर आपके 5 टाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका मतलब क्या है 9 मर एंड 13 मर का, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया ATGCATA, ठीक है, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने 9 बना लिया, तो ये 9 मर है। ऐसे ही 9 मर को अगर 5 टाइम्स आप रिपीट करोगे, मतलब पहले ये 9 प्रेजेंट होगा, फिर 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 9 प्रेजेंट होगा, तो ये टोटल 5 टाइम प्रेजेंट हो रहे हैं 9 मर के सीक्वेंसेस। तो ये हमारे हो जाते हैं कंजर्व्ड सीक्वेंसेस। वहीं दूसरी तरफ मैंने अगर 13 मर के कोई सीक्वेंस बनाए हैं और उनको 3 बार ग्रुप में प्रेजेंट किया है तो वो क्या हो जाएंगे आपके 13 मर के कंजर्व्ड सीक्वेंस। यही सीक्वेंस से आपका रेप्लिकेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है। मैंने यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड DNA बनाया है, थोड़ा ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बनाया है। यहाँ पर मेरे प्रेजेंट है आपके 13 मर के सीक्वेंसेस जो कि 3 बार प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे आपके प्रेजेंट है 9 मर के सीक्वेंसेस जो कि कम से कम 5 टाइम्स प्रेजेंट होंगे। अब आपको एक चीज पता होगी, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होती हैं, बट जो बैक्टीरिया होता है मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसमें हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो 13 मर का सीक्वेंस होता है यहाँ पर आपकी 3 प्रोटीन्स ऐसे आके ऐसे करके बाइंड कर जाती हैं, और इन प्रोटीन्स का नाम है IHF प्रोटीन्स। वहीं दूसरी तरफ जो 9 मर के सीक्वेंसेस होते हैं यहाँ पर भी कुछ प्रोटीन्स बाइंड करके इनको प्रोटेक्ट कर रही होती है, और उनका नाम होता है फिस प्रोटीन। तो दीज आर हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स बट दे आर नॉट एक्चुअली हिस्टोन्स, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं। फिर अगर हम बात करें कि ये पूरी तरीके से कवर है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसे मतलब बन सकता है, कैसे वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, तो उसके लिए हमें इन प्रोटीन्स को हटाना पड़ेगा। इन प्रोटीन्स को हटाने के लिए कोई सिग्नल देना पड़ेगा कि हाँ ठीक है यहाँ पर रेप्लिकेशन करना है। तो ये जो ओराई साइट होती हैं, ओराई साइट रिच होती हैं AT रीजन से।
AT रीजन का मतलब क्या है, एडेनिन एंड थाइमिन रीजन से ओराई साइट रिच होती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, वहीं ग्वानोसिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो यहाँ से क्या कहते हैं रिप्लिकेशन स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेस एनर्जी चाहिए, तो इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है और ब्रेक होने की वजह से जो आपका DNA है वो खुलने लगता है। इस वजह से ओराई साइट पे आपको AT रीजन रिच मिलता है। इस AT रीजन में क्या होता है, जो आपका एडेनिन वाला रीजन, इस एडेनिन रीजन को क्या होना पड़ेगा, मिथाइलेटेड होना पड़ेगा। तो सिग्नल क्या मिलता है, सिग्नल यही है सबसे बड़ा रेप्लिकेशन स्टार्ट होने का, कि जो एडेनिन रीजन है अगर वो मिथाइलेटेड है तभी वहां पर आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज वहां पर रेप्लिकेशन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक एडेनिन रीजन वहां पर मिथाइलेटेड नहीं। सो ये मिथाइलेटेड रीजन कौन करता है, एडेनिन को मिथाइलेट कौन करता है? तो मान लीजिए ये मेरा GATC सीक्वेंस था, इसमें एडेनिन था, इसका क्या करना है, इसका मिथाइलेशन करना है, मतलब मिथाइल ग्रुप का ऐड करवाना है। तो यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है DNA मिथाइलेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम एडेनिन के जो आपका N6 पोजीशन होती है, N6 पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। N6 पोजीशन मतलब जो एडेनिन की रिंग है उसमें जो 6 पोजीशन है वहां पर ये अपना मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, और अब हम कहते हैं ये DNA कैसा हो गया है, ये DNA आपका मिथाइलेटेड DNA हो गया है। और मिथाइलेटेड DNA होने की वजह से यहाँ पर जो आपका रेप्लिकेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है, मान लीजिए यहीं पर सेम रीजन था, अगर उस रीजन में या फिर वो हेमी मिथाइलेटेड रह गया, ठीक है, दोनों रीजन उसके मिथाइल दो स्टैंड होते हैं वो मिथाइलेट नहीं हो पाए, या फिर नॉन मिथाइलेशन है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं होगा, नो रेप्लिकेशन, तब रेप्लिकेशन यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना ये चीज समझ में आए। सो मैंने आपको बताया था कि डबल स्टैंडर्ड जो DNA होता है, यहाँ पर जो कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं, इन कंजर्व सीक्वेंसेस पे कुछ प्रोटीन बाइंड होती है, इसका नाम मैंने बताया था IHF प्रोटीन होती हैं और फिश प्रोटीन होती हैं, और ये भी बताया था कि जब तक ये प्रोटीन्स नहीं हटेंगे तब तक रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होगा। तो इन प्रोटीन्स को कौन हटाता है, इन प्रोटीन्स को हटाती है आपकी एक प्रोटीन जिसका नाम है DNA A प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करेगी, ये प्रोटीन इन IHF को और फिश प्रोटीन को हटा देगी और एप्लीकेशन स्टार्ट करवाने में हेल्प करेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर ये आती है कि जो DNA A प्रोटीन होती है ये बाइंड होती है ADP के साथ, ADP एडेनिन डाइफॉस्फेट के साथ ये बाइंड होती है, और अगर ये ADP के साथ बाइंड है तो उस केस में ये इनएक्टिव रहती है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अगर ये खुद इनएक्टिव है तो ये इन प्रोटीन्स को कैसे हटाएगी, कैसे काम करेगी? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसे एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए हम DNA A प्रोटीन के ऊपर क्या लेकर आएंगे, DNA A प्रोटीन के ऊपर हम ATP लेकर आएंगे। तो जैसे ही ADP हटता है और ATP आता है, ये प्रोटीन एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होकर अपना काम करती है। काम क्या है इसका, इस हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स को जो कि DNA ओराई साइट पे बाइंड होके रखी हैं IHF एंड फिश को हटाना, जिससे हमारा जो रास्ता है वो एकदम साफ हो जाए। तो फिर इसको एक्टिव किसने किया, ये अपने आप तो एक्टिव हो नहीं जाएगी, तो उस एक्टिव करने के लिए यहाँ पर एक प्रोटीन आती है जिसका नाम है DIA प्रोटीन। ये DIA प्रोटीन क्या करती है, ADP को हटाकर ATP ऐड कर देती है, और हेंस हमारा DNA A प्रोटीन जो है, हटाने वाला जो प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे ही ये एक्टिव होता है ये रिप्लेस कर देता है कंजर्व सीक्वेंस से फिश प्रोटीन को। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि DNA A प्रोटीन ने किसको रिप्लेस किया है, फिश प्रोटीन को रिप्लेस किया है, जो कि 9 सीक्वेंसेस पे आपकी प्रेजेंट थी, उसको ये रिप्लेस कर देता है। सो नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देखेंगे, अभी तक जो यहाँ पर फिश प्रोटीन थी वो फिश प्रोटीन रिप्लेस हो चुकी है, और फिश प्रोटीन की जगह यहाँ पर अब आ चुकी है आपकी DNA A प्रोटीन आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 वाले सीक्वेंसेस थे, आपको याद होगा यहाँ पर पहले फिश प्रोटीन थी, इस फिश प्रोटीन को रिमूव कर दिया गया है, और रिमूव किसने किया, DNA A ने, जो खुद आके यहाँ पर बाइंड कर गई है। ये जो DNA A प्रोटीन है जब ये बाइंड करती है तो साथ में यही बगल में जो IHF प्रोटीन प्रेजेंट है उससे भी इंटरैक्ट करती है और उसको भी रिमूव करने की कोशिश करती है। तो कुछ टाइम की आप बात देखोगे, जो DNA A प्रोटीन थी ये IHF प्रोटीन से इंटरैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये जो आपका DNA था ना, ये थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ये बेंड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर इसे इंटरैक्ट करना होगा तो इसे पास आना पड़ेगा। तो DNA आप देखो कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके बेंड हो जाएगा। यहाँ पर जो आपकी DNA
ए प्रोटीन थी, ये ग्रीन कलर से मैंने बनाई थी, ये डीएनए ए प्रोटीन अब किससे इंटरैक्ट करेगी, यहाँ पर जो पर्पल कलर की आईएचएफ प्रोटीन से, ये इनसे क्या करती है, इंटरैक्ट करने लगती है। जब ये इनसे इंटरैक्ट करती है तो उसकी वजह से कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आईएचएफ को भी रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा वीक है समझ लो, तो ये भी वहां पर टिक नहीं पाता है और ये रिमूव हो जाता है। अब ये सिनेरियो मान लीजिए ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ठीक है। अब यहाँ पर आईएचएफ भी रिमूव हो गया है, अब बस कौन प्रेजेंट है यहाँ पर, अब यहाँ पर बस आपकी डीएनए ए प्रोटीन प्रेजेंट है। जब यहाँ से आईएचएफ यहाँ से जब रिमूव होता है ना, तो रिमूव होने की वजह से यहाँ पर जो 80 रीजन्स थे उनके बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक होने लगता है। ये कहाँ पर हो रहा है, ये आपका हो रहा है थार्टिंगमर के सीक्वेंसेस पे। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आफ्टर रिमूवल ऑफ आईएचएफ प्रोटीन जो थी वो भी रिमूव हो गई, फिश प्रोटीन जो थी वो भी रिमूव हो गई है। और जब फिश पहले रिमूव हुई, आईएचएफ बाद में रिमूव हुई, तो उसकी वजह से जो 13 वाला रीजन था वहां पर आपको ऐसे रिप्लिकेशन बबल मिलने लगता है, ठीक है। तो इधर 9 वाले सीक्वेंसेस थे, यहाँ पर आपके 13 वाले सीक्वेंसेस थे। इस 13 में 80 ऐसे करके प्रेजेंट था, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था। जब यहाँ से आईएचएफ रिमूव हो गया, तो रिमूव होने के बाद इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो ये जो डबल वाला बॉन्ड होता है इसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ से क्या हो रही है, ये जो बबल है ना ये थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगा है। मेल्टिंग करवाने के लिए क्या होगा, इन दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, रिमूव होगा। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, इसको ब्रेक करने के लिए भी यहाँ पर एक प्रोटीन आती है जिसका नाम है डीएनए बी। अभी तक हम पढ़ रहे थे डीएनए ए के बारे में, अब कौन आ गया है, अब पिक्चर में आ गया है डीएनए बी, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करके आपका जो रीजन है ओराई वाला वहां पर मेल्टिंग को इनिशिएट करती है। इसी डीएनए बी को हम क्या कहते हैं, इसी डीएनए बी को हम कहते हैं हेलिकेस। इसको हम हेलिकेस क्यों कह रहे हैं कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का उसको मेल्ट करवा के आपका बबल लाइक स्ट्रक्चर को ये बनवा रहा होता है। ये जो हेलिकेस है इसका नाम डीएनए बी है, ये मेल्टिंग का काम करता है और ये लगभग 6 यूनिट से मिलके बना होता है, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो। ऐसे करके इसकी 6 यूनिट्स आपस में अरेंज होकर एक डीएनए बी हेलिकेस का स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये जो हेलिकेस होता है ये मेल्टिंग कैसे करवाता है, तो आप इनिशियली देखोगे आपका डीएनए कैसे था। इनिशियली आपका डीएनए कुछ इस तरीके से था, ठीक है, जिसके बीच में यहाँ पर बॉन्ड्स प्रेजेंट थे। जब इसकी मेल्टिंग होगी तो ये खुल जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, आपका रिप्लिकेशन बबल बन जाएगा। ये रिप्लिकेशन बबल का स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर टी होता है और इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको यही हेलिकेस क्या करता है, ब्रेक करवाते हुए चलता है। हेलिकेस के डायरेक्शन आप लोग याद रखिएगा कि ये 5:3 डायरेक्शन में ये मूव करता रहता है और ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड उनको ब्रेक करते रहता है। जब बीच से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो वहां पर बबल लाइक का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी बबल लाइक के स्ट्रक्चर को अगर हम बीच से ऐसे कट कर दें तो एक फॉर्क आपकी इधर की बनती हुई दिखेगी और दूसरी फॉर्क आपको इधर की बनती हुई दिखेगी। तो इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। आपको समझ में आ जाना चाहिए रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है। जब हम इसको बीच से ऐसे कट करके देख रहे हैं, एक हिस्सा इधर देख रहे हैं, एक हिस्सा इधर देख रहे हैं, तो वो आपकी रेप्लिकेशन फॉर्क है। अगर हम पूरा इंटैक्ट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं जो गुब्बारे जैसा फूला हुआ है, तो वो आपका रिप्लिकेशन बबल होता है। अब हेलिकेस क्या कर रहा है, बॉन्डिंग को तोड़ते हुए चल रहा है, रास्ता एकदम साफ करता हुआ चल रहा है। जब हेलिकेस आता है, डीएनए बी आता है, तो साथ ही साथ अपना काम करने के बाद मतलब साथ ही साइमल्टेनियसली वो दूसरी प्रोटीन को बुलाता है जिसका नाम है डीएनए जी प्रोटीन। ये डीएनए जी प्रोटीन क्या है, इसका नेचर है प्राइमर, प्राइमेज होती है, मतलब ये क्या करेगी, प्राइमर्स को ऐड करेगी, क्योंकि बिना प्राइमर्स को ऐड करे कैसे रेप्लिकेशन हो सकता है। तो ये प्राइमर्स को ऐड करेगी। कौन से प्राइमर्स को ऐड करती है, ये आरएनए प्राइमर्स को ऐड करती हुई चलती है, ठीक है। तो मान लीजिए क्या हुआ, डीएनए जी आया जो कि प्राइमेस है, ये आरएनए पॉलीमरेज की तरह काम करता है और ये छोटे छोटे से आरएनए प्राइमर्स को बनाता है। तो ये आपका डीएनए था, ठीक है। इस डीएनए में 5-3 डायरेक्शन एंड 3-5 ये डायरेक्शन थी, ठीक है। यहाँ पर हेलिकेस आपका चल रहा है ऐसे 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 करके बाइंड मतलब मेल्टिंग करवाते हुए। हेलिकेस ने किसको बुला लिया है, हेलिकेस ने बुला लिया यहाँ पर प्राइमर को, ठीक है। तो प्राइमर आएगा, फिर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका प्राइमर आ जाता है। प्राइमर छोटा छोटा यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आरएनए का प्राइमर ऐड कर देता है और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जब आएगा तो उसके लिए इजी रहेगा, वो इसी को ऐसे ऐसे करके एक्सटेंड करता हुआ चला जाएगा। अगर हम मेन एंजाइम की बात करें तो यहाँ जो मेन एंजाइम होता है जो कि रेप्लिकेशन कराएगा वो होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज। ये जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं एंजाइम, ये लगभग 5 तरीके के होते हैं जो प्रोकैरियोट में मिलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5।
इसमें जो 1 वाला होता है इसके पास 5 to 3 पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी होती है, इसके पास 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है एंड 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। तो मतलब इसके पास तीनों एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? इसके पास पॉलीमराइजेशन तो एक्टिविटी सबकी पता है आपको कि 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है, साथ ही साथ इसके पास एक्सोन्यूक्लियस भी एक्टिविटी होती है जो कि बाहर की तरफ से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दोनों तरीके से कर सकता है, 5 to 3 डायरेक्शन में भी कर सकता है और 3 to 5 डायरेक्शन में भी कर सकता है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 एक लौता पहला एंजाइम है जो कि जिसके पास ये तीनों ही एक्टिविटी होती हैं। बाकी अगर हम डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करें तो इसके पास 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी तो होती है, 3 to 5 एक्सो एक्टिविटी होती है, बट 5 to 3 एक्सो एक्टिविटी नहीं होती है। डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात करें तो इसके पास भी 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, लेकिन 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। तो इसका मतलब ये जो 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो बस किसके पास है? वो बस है आपके डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट बात आती है जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है, तो उन यूनिट्स के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज आपका एंजाइम है इसके पास बहुत सारी यूनिट्स होती है। इसके पास अल्फा यूनिट होती है, इसके पास यहाँ पर आपकी थीटा यूनिट होती है, यहाँ पर आपकी यहाँ पर साइलेंट यूनिट होती है। ठीक है, फिर टाउ यूनिट भी इसके पास प्रेजेंट होती है, इसके पास बीटा यूनिट भी प्रेजेंट होती है, इसके पास यहाँ पर गामा, गामा डैश, साई, फाई एंड बहुत सी डेल्टा, ये सारी यूनिट्स यहाँ पर इसकी ये मिलके पूरी 10 यूनिट्स होती है और मिलके तब ये बनता है आपका डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम बनता है जो कि मेन एंजाइम है। तो ये एक सिंगल नहीं है, मतलब ये एक है तो सिंगल एंजाइम लेकिन ये मल्टीपल यूनिट से बना है, जिसकी अगर हम बात करें इस अल्फा यूनिट की, इस थीटा यूनिट की और इस एप्सिलॉन यूनिट की, तो ये तीनों जो यूनिट होती हैं वो कोर यूनिट होती हैं। कोर यूनिट से मतलब ये है कि यही क्या कराएंगी, यही सिंथेसिस कराएंगी और यही पॉलीमराइजेशन करवाती हैं। ठीक है, जो सिंथेसिस होती है नए स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड बनने की वो कौन कराता है? वो यही तीनों यूनिट कराती हैं। जो बीटा यूनिट होती है, ये बीटा यूनिट कैसे बिहेव करती है? ये बीटा यूनिट क्लैंप की तरह बिहेव करती है। वेट अ मिनट, ये जो बीटा यूनिट होती है वो आपकी क्लैंप होती है जिसे हम बीटा क्लैंप कहते हैं। ये क्या करती है? डीएनए पॉलीमरेज की जो मेन कोर यूनिट है उसको डीएनए के ऊपर रोक के रखती है। जैसे आपने कपड़े फैलाए होंगे, ऊपर से क्लिप लगा के रखते हो ना, कपड़ा उड़ ना जाए, तो कुछ वही ये क्लिप की तरह काम करती है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर रोक के रखती है। ये जो बीटा क्लैंप होती है ये क्या कहते हैं, और भी चीजों से मिलके यहाँ पर इसके साथ काम कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर टाउ यूनिट होती है जो कि डाइमराइजेशन में हेल्प करती है। बाकी एटीपी की जरूरत पड़ेगी एनर्जी के लिए, यहाँ पर गामा यूनिट होती है। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इसमें से भी जो आपकी अल्फा वाली यूनिट मैंने बताई है इसके पास 5 to 3 पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है। अब साइलेंट वाली जो यूनिट होती है इसके पास प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, और जो यहाँ पर थीटा यूनिट है ये इन दोनों की एक्टिविटी को इनहांस करती है। ठीक है, तो ये मैंने कोर एंजाइम के बारे में आपको बता दिया। कम से कम इन 3 यूनिट्स के बारे में आपको याद होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमारा डीएनए था ये मेल्ट हो चुका था, हेलिकेज इसको आगे की तरफ मेल्ट कर रहा था, साथ में यहाँ पर प्राइमर भी आ चुका था। प्राइमर छोटा छोटा सा प्राइमर यहाँ पर ऐड कर दे रहा था। प्राइमर के बाद यहाँ पर नेक्स्ट एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 डायरेक्शन में ऐसे करके ये सिंथेसिस करा देता है। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पर डीएनए की, अब हम थोड़ा सा उसकी बात करते हैं डायरेक्शन की। डीएनए में जो होता है वो 5 to 3 डायरेक्शन चलती है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ये मैंने एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है जो बबल के फॉर्म में। यहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शन है, यहाँ पर 3 to 5 डायरेक्शन है। आपको पता है एंटी पैरेलल चलता है, तो ये 5 to 3, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा होगा? यहाँ पर 3 आ रहा होगा, 3 प्राइम एंड आ रहा होगा, और यहाँ पर इसका 5 प्राइम एंड आ रहा होगा। ठीक है, फिर यहीं पर सेम यहाँ पर क्या आ रहा होगा? यहाँ पर इसका 3 आ रहा होगा और यहाँ पर इसका 5 आ रहा होगा। तो आपको पता है 5 to 3 डायरेक्शन वाला है, वहां पर तो डीएनए पॉलीमरेज आराम से कर लेगा। मतलब अगर उसको एक्सटेंड करवाना है यहाँ पर डायरेक्शन, तो ये 3 आ रहा होगा इसको, तो नीचे यहाँ पर इसका 5 प्राइम होगा और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम ये इस तरीके से पूरा यहाँ पर स्ट्रैंड के सिंथेसिस करवा रहा होगा। दूसरी तरफ देखो यहाँ पर ये वाला 3 डैश है, तो यहाँ पर भी 5 आ रहा होगा, 5 to प्राइम और 5 to 3 प्राइम, ये पूरा यहाँ पर इस तरफ की भी डायरेक्शन की सिंथेसिस करवा दे रहा होगा। तो इसमें इसको कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन ये जो दूसरा वाला स्टैंड है, आप देखो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर अब 5 नहीं आ सकता है ना, यहाँ पर सेम कैसे आ सकता है, जब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, यहाँ पर 5 नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर 5 प्राइम आता है और ये इधर से 3 एसिड सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। फिर ये इस यहाँ की तो कंटिन्यू सिंथेसिस होती है, लेकिन जो नीचे वाला है ना उसके टुकड़ों में सिंथेसिस होती है। वो कैसे होती है थोड़ा ध्यान से समझो आप लोग। यहाँ पर पहले आता है छोटा सा प्राइमर, ठीक है। ये प्राइमर के बाद इस जगह पर यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपको रेड कलर से मैंने दिखाया, यहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शन में आता है डीएनए, इतनी सिंथेसिस कराता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे इसको प्राइमर मिल जाता है तो ये रुक जाता है। फिर पीछे से प्राइमर ऐड होता है तो फिर डीएनए क्या करता है, फिर से यहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शन में यहाँ पर सिंथेसिस ऐसे करवाता है। फिर पीछे यहाँ पर प्राइमर आता है, फिर पीछे यहाँ पर प्राइमर आता है तो डीएनए क्या करता है, फिर से यहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शन में ऐसे सिंथेसिस करवाता है। तो इस तरीके से ये जो कंटिन्यू वाला जो स्टैंड बन रहा है, इस स्टैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्टैंड, क्योंकि ये लीड कर रहा है और आसानी से बन जा रहा है। वहीं टुकड़ों में जो स्टैंड बन रहा है इसे हम कहते हैं ओकाजाकी स्टैंड या फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट, या फिर इसे हम कहते हैं लैगिंग स्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर लैगिंग मतलब टुकड़ों में चीजें बनती हैं क्योंकि डायरेक्शन की वजह से ऐसी चीज होती है। सेम कंडीशन आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर भी अगर प्राइमर आएगा सबसे पहले तो प्राइमर कैसे आएगा, आप सोचो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर नया स्टैंड का 5 नहीं आ सकता, यहाँ पर नया स्टैंड का 3 आना चाहिए। तो प्राइमर थोड़ा पीछे से आता है, ठीक है। तो प्राइमर उसी एकदम नीचे जहाँ पे वो सेंटर था वहां से नहीं आएगा, प्राइमर थोड़ा नीचे से आएगा क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर प्राइमर आएगा। जब यहाँ पे प्राइमर आएगा तो क्या होगा, पीछे से यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस इधर होगी, 5 में 3 होगी, ठीक है। ये आगे ऐसे एक्सटेंड होगा। फिर अगेन फिर यहाँ पर अब आगे प्राइमर नहीं ऐड हो सकता है, फिर पीछे प्राइमर ऐड होगा और फिर ये पीछे से डीएनए की यहाँ पर सिंथेसिस होगी, ठीक है। ये फिर से पीछे से यहाँ पे सिंथेसिस होगी। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पीछे प्राइमर ऐड होगा और फिर से पीछे से डीएनए की सिंथेसिस होगी। तो इस तरफ 5 एंड आएगा और इस तरफ आपको 3 एंड आएगा। अब ये दोनों सही रहेगा। तो ये वाले जो स्टैंड होते हैं, ठीक है, ये कौन से होते हैं, ये आपके लैगिंग स्टैंड होते हैं। आपको याद कैसे रखना है, आपको याद रखना है कि जो ये रेप्लिकेशन फॉर्क है ना आपकी, अब इधर देखो ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। तो जो फॉर्क की तरफ जो स्टैंड जा रहा होगा वो हमेशा लीडिंग होगा। ये देखो ये फॉर्क की तरफ जा रहा है, ये दोनों लीडिंग है। और जो बीच की तरफ आ रहा होगा, यहाँ पर जो आ रहे होंगे स्टैंड, इस तरफ जो यहाँ पर स्टैंड ऐसे आ रहे होंगे, ये दोनों स्टैंड, ये क्या होंगे, आपके लैगिंग स्टैंड होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से डीएनए की सिंथेसिस चलती रहती है और तब तक चलती रहती है जब तक वहां पर स्टॉप साइट आपकी नहीं आती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो प्राइमर लगाया था, वो जो आरएनए था ना वो प्राइमर, तो उस प्राइमर को क्या करना होगा, आपको रिमूव करना होगा। तो प्राइमर को रिमूव प्रोकैरियोट में कौन करता है, आपका डीएनए ए ही करता है। डीएनए ए मतलब डीएनए फर्स्ट जो आपका पॉलीमरेज होता है, डीएनए फर्स्ट पॉलीमरेज जो होता है, प्राइमर को रिमूव करने के लिए यहाँ पर डीएनए फर्स्ट पॉलीमरेज आता है, जिसके पास आपको पता है 3 एक्टिविटी होती है। 5 to 3 डायरेक्शन में ये सिंथेसिस भी कर सकता है, 5 to 3 डायरेक्शन में ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी कर सकता है और 3 to 5 में भी ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर सकता है। तो डीएनए पॉलीमरेज आता है, वो प्राइमर को रिमूव करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको स्टॉप करना है अब रेप्लिकेशन को। तो स्टॉप करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक जीनोम है जो कि सर्कुलर होता है, यहाँ पर कुछ टर्मिनेशन साइट्स प्रेजेंट होती हैं इसके जीनोम में। इन टर्मिनेशन साइट्स को हम टर साइट कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो मान लो ये आपका सर्कुलर जीनोम था, ठीक है, रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे ऐसे स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो था आपकी टर साइट्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये रेप्लिकेशन यहाँ पे जब हो रहा था, तो जब ये होते होते पूरा आएगा नीचे तक, तो ये टर साइट में स्टॉप हो जाएगा। टर साइट में क्या होता है, टर साइट में यहाँ पर कुछ प्रोटीन आके बाइंड होती हैं जिसको हम कहते हैं टस प्रोटीन। ये टस एंड टर प्रोटीन का जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है तभी आपका रेप्लिकेशन स्टॉप होता है। और इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहते हैं कैटिनी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है, कैटिनी के लाइक का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये एसएसबी प्रोटीन यहाँ पर आती हैं, ठीक है। को पता है डीएनए को मैंने जब खोला था तो यहाँ पर ये वापस से ये स्टैंड जो है वो जुड़ सकता है, ठीक है, ठीक है, आपस में ये बॉन्डिंग बना सकता है। तो ऐसा ना हो तो यहाँ पर सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन दोनों स्टैंड पे आके जुड़ जाती हैं और फिर वो उसको यहाँ पर जुड़ने नहीं देती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जब डीएनए आप देखोगे, जब ये पूरा डीएनए ऐसे कॉइल स्ट्रक्चर होता है, तो इसके बीच में जब हम मेल्टिंग करवाएंगे तो मेल्टिंग करवाने की वजह से पीछे क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारा टेंशन क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर सुपर कॉइल होने लगेगी। इस चीज को हम कहते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइल, ठीक है। मान लीजिए ये
आपका डीएनए था, जब हमने इस डीएनए को खोला है तो पीछे की तरफ क्या हो रहा है, गांठ पड़ रही है ना, टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइल। इस पॉजिटिव सुपर कॉइल को हमें क्या करवाना पड़ेगा, निगेटिव सुपर कॉइलिंग करवानी पड़ेगी, मतलब इसको रिलीज करना पड़ेगा कि ये गांठें ना पड़े। तो वो कौन कराता है, वो आपकी गायरेज प्रोटीन यहाँ पर कराती है। तो इस तरीके से आपका डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा कंप्लीट होता है। स्टार्टिंग कैसे हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी हमारी डीएनए ए प्रोटीन आई थी जिसने आईएचएफ को रिमूव किया था और फिश प्रोटीन को रिमूव किया था। रिमूव करने के बाद यहाँ पर डीएनए बी को बुलाया गया था। डीएनए बी जो आपकी हेलिकेज थी, हेलिकेज ने मेल्टिंग स्टार्ट कर दी। मेल्टिंग होने के बाद यहाँ पर डीएनए जी को बुलाया गया, ये जो कि एक प्राइमर था, ठीक है, प्राइमेज प्रोटीन थी, आरएनए पॉलीमरेज के शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रही थी। उसके बाद मेन एंजाइम आपका डीएनए पॉलीमरेज आया जो कि सिंथेसिस किया। सिंथेसिस होने के बाद प्राइमर को रिमूव करने के लिए भी डीएनए पॉलीमरेज 1 ही प्रोकैरियोटिक में आ जाता है, उसके बाद खुद कैपेसिटी होती है वो रिमूव हो जाए। रिमूव करने के बाद रेप्लिकेशन अब रोकना है तो वहां पर टर एंड टस प्रोटीन का रोल आता है, उस तरीके से आपकी रेप्लिकेशन रुकता है। वहीं सिंगल स्ट्रैंड आपस में दोबारा ऐसे करके जुड़ ना जाए तो उसके लिए यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आती हैं। साथ ही साथ पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को निगेटिव करने के लिए यहाँ पर आपका गायरेज आता है। इसी गायरेज को यूकैरियोट में हम टोपो आइसोमरेज के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट में जो हेलिकेज का रिमूवल होता है वो टोपो आइसोमरेज 4 करता है और यहाँ पर टोपो आइसोमरेज 1 एंड 2 कर रहा होता है। तो इस तरीके से आपका रेप्लिकेशन पूरा खत्म हो जाता है प्रोकैरियोट्स का।